स्वागत है। आज हम रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। ये एक ऐसा दौर है जो हर महिला की जिंदगी में आता है, मतलब प्रजनन सालों का अंत। हमारा मकसद है इसके अलग-अलग चरण, जो आम लक्षण होते हैं और उनसे निपटने के जो तरीके हैं, चाहे वो कुदरती हों या डॉक्टरी, उन्हें समझना। और हाँ, सेहत पर इसके लंबे असर को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रजोनिवृत्ति ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक बिल्कुल सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। इसे तब मानते हैं जब किसी महिला को लगातार मतलब पूरे 12 महीने तक पीरियड्स ना आए हों। अच्छा। और एक दिलचस्प बात, भारत में इसकी जो औसत उम्र है वो करीब 46-47 साल है। दुनिया भर में ये औसत थोड़ा ज्यादा है, करीब 51 साल। हाँ, ये अंतर क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं, पर मूल वजह शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का बनना धीरे धीरे कम होना है। और ये एकदम अचानक तो नहीं होता होगा, है ना? मैंने पढ़ा है पेरीमेनोपॉज के बारे में, ये क्या है? हाँ, बिल्कुल सही। ये अचानक नहीं होता। रजोनिवृत्ति से पहले का जो समय होता है, जो कई साल तक चल सकता है, उसे ही पेरीमीनोपॉज कहते हैं। इसी दौर में हार्मोन्स में उतार चढ़ाव शुरू होते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से वो अनियमित पीरियड्स या हॉट फ्लैशेस वगैरह होने लगते हैं ना? एकदम सही। हॉट फ्लैशेस यानी अचानक से तेज गर्मी लगना, ये सब पेरीमीनोपॉज के लक्षण हो सकते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 चरण हैं। पहला पेरीमीनोपॉज, जो असली रजोनिवृत्ति से मान लीजिए 8-10 साल पहले भी शुरू हो सकता है, अक्सर 40s में। 8-10 साल पहले भी? काफी लंबा समय है ये तो। हाँ, बिल्कुल। दूसरा चरण है रजोनिवृत्ति, जब पीरियड्स पूरी तरह बंद हो जाते हैं, मतलब लगातार 12 महीने तक नहीं होते। और तीसरा है पोस्ट मेनोपॉज। ये रजोनिवृत्ति के बाद का समय है। इसमें धीरे धीरे लक्षण कम हो सकते हैं, पर कुछ लॉन्ग टर्म असर दिखने लगते हैं। तो ये तो हो गए चरण, पर असल में महसूस क्या होता है? लक्षण क्या है? आपने हॉट फ्लैशेस का जिक्र किया। हाँ, हॉट फ्लैशेस सबसे आम लक्षणों में से एक है। करीब 75% महिलाओं को इसका अनुभव होता है। 75%? ये तो बहुत ज्यादा हाँ है। जी। इसके अलावा रात में पसीना आना, नींद आने में दिक्कत या नींद बार बार टूटना। हाँ, नींद की समस्या तो काफी कॉमन सुनी है मैंने। बिल्कुल। और वजन बढ़ना, खासकर पेट के आसपास। मूड स्विंग्स, मतलब मिजाज में बदलाव। और कभी-कभी याददाश्त या ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल, जिसे कुछ लोग ब्रेन फॉग भी कहते हैं। ब्रेन फॉग, हाँ, ये टर्म भी सुना है। पर अच्छी बात यह हो कि इन लक्षणों को मैनेज करने के कई तरीके हैं, और कई तो बिल्कुल नेचुरल हैं। जैसे कि खान पान में बदलाव से कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। खान-पान बहुत अहम है, जैसे फाइटोएस्ट्रोजन वाली चीजें खाना। फाइटोएस्ट्रोजन, ये क्या होता है? ये पौधों में मिलने वाले तत्व हैं, जो शरीर में कुछ-कुछ एस्ट्रोजन जैसा काम करते हैं, जैसे सोयाबीन, अलसी। एक स्टडी में पाया गया कि रोजाना 50 से 100 मिलीग्राम सोया आइसोफ्लेवोन्स लेने से हॉट फ्लैशेस 45% तक कम हो सकते हैं। अरे वाह, 45%! ये तो काफी है। हाँ, इसके अलावा ठंडी तासीर वाली चीजें जैसे खीरा, तरबूज और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो मछली, अखरोट, अलसी के बीज में मिलते हैं, वो भी फायदेमंद है। और खान-पान के अलावा क्या कुछ और प्राकृतिक तरीके हैं? हाँ, कुछ हर्बल उपचारों का भी जिक्र मिलता है, जैसे ब्लैक कोहोश है, इवनिंग प्रिमरोज तेल है, रेड क्लोवर है। पर ये जरूर कहूंगी कि इन्हें इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पर रिसर्च अभी भी चल रही है और सबके लिए ये सही नहीं होते। हाँ, ये जरूरी बात है। बिना सलाह के कुछ भी लेना ठीक नहीं। बिल्कुल। और लाइफस्टाइल में बदलाव भी बहुत मदद करते हैं, जैसे नियमित व्यायाम, पैदल चलना, स्विमिंग, योगा। तनाव कम करना भी जरूरी है। उसके लिए ध्यान यानी मेडिटेशन, गहरी सांस लेने वाले व्यायाम और अच्छी नींद की आदतें बनाना, हाँ, वो भी। ये सब मिलके बहुत फर्क डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये सब तरीके काफी ना हो, मान लीजिए लक्षण बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तब क्या? मेडिकल हेल्प के क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, अगर जरूरत पड़ती है तो मेडिकल विकल्प भी मौजूद हैं। सबसे आम है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी HRT। HRT? इसमें क्या होता है? इसमें बाहर से हार्मोन्स दिए जाते हैं, एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन। ये गोलियों, स्किन पैच या जेल के रूप में आते हैं। ये हॉट फ्लैशेस और दूसरे लक्षणों को कम करने में काफी असरदार होते हैं। लेकिन ये सबके लिए सुरक्षित है? नहीं, सबके लिए नहीं। खासकर अगर किसी को पहले स्तन कैंसर रहा हो या खून के थक्के जमने की समस्या रही हो, तो उनके लिए ये ठीक नहीं है।
इसीलिए डॉक्टर से पूरी तरह बात करके अपने सारे मेडिकल हिस्ट्री बताकर ही फैसला लेना चाहिए। अच्छा, और एचआरटी के अलावा कोई और दवाइयां भी हैं? हाँ, कुछ और विकल्प भी हैं, जैसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाएं होती हैं, SSRIs जिन्हें कहते हैं। उनकी कम डोज भी हॉट फ्लैशेस और मूड स्विंग्स में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा गाबापेंटिन या क्लोनिडीन जैसी दवाएं भी हैं जो डॉक्टर कुछ मामलों में दे सकते हैं, पर यह सब डॉक्टरी सलाह पर ही निर्भर करता है। समझ गई। तो ये तो हुई लक्षणों की बात और उन्हें संभालने के तरीकों की, लेकिन लंबे समय में सेहत पर इसका क्या असर होता है, मतलब ओवरऑल हेल्थ पर? ये बहुत अहम सवाल है। रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन की कमी का असर शरीर पर लंबे समय तक रहता है। सबसे बड़ा असर पड़ता है हड्डियों की सेहत पर। ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां कमजोर हो जाना? हाँ, हड्डियां भुरभुरी और कमजोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है। जानकारी के अनुसार रजोनिवृत्ति के बाद पहले 5-7 सालों में हड्डियों की मजबूती 20% तक कम हो सकती है। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। रोजाना करीब 1200 मिलीग्राम कैल्शियम और 800 से 1000 IU विटामिन डी। और वजन उठाने वाले व्यायाम जैसे वेट ट्रेनिंग या तेज चलना, ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और दिल की सेहत का क्या, उस पे भी कुछ असर होता है? हाँ, एस्ट्रोजन दिल की सुरक्षा में भी भूमिका निभाता है, तो इसकी कमी से हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। ओह, इसलिए इस दौरान और उसके बाद दिल की सेहत का खास ख्याल रखना और जरूरी हो जाता है। नियमित व्यायाम, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना, हेल्दी डाइट, खासकर ओमेगा 3 वाली, ये सब बहुत जरूरी है। और मानसिक स्वास्थ्य, आपने मूड स्विंग्स का जिक्र किया था। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि लगभग 23% महिलाओं को इस दौरान डिप्रेशन यानी अवसाद का अनुभव हो सकता है। 23%? ये भी कम नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए जरूरत पड़ने पर मदद लेना जरूरी है। काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स और तनाव कम करने की जो तकनीकें हमने पहले डिस्कस की, वो भी मदद करती हैं। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है, उससे यही लगता है कि रजोनिवृत्ति जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, पर यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इसके लक्षणों को समझना और उन्हें मैनेज करना मुमकिन है, और सही जानकारी और देखभाल से इस दौर से आसानी से गुजरा जा सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि क्या हम इसे सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने के नजरिए से देखें, या फिर क्या ये बदलाव का दौर हमें अपनी सेहत, अपनी वेलनेस पर नए सिरे से ध्यान देने का और शायद व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने का एक मौका भी दे सकता है? ये सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा।